वेलकम टू आवर चैनल द हिस्ट्री मटेरियल। आज हम लोग लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले देखते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, पर पहले गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग को चुना गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को कर लिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्ति हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। भ्रष्टाचार एवं नियंत्रण कर्मचारियों द्वारा रिश्वत और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा गया, जिसमें राजस्व और नागरिक सैन्य तीनों मामले को सीधे ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया गया यानी अलग कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्विशासन व्यवस्था लागू की गई, जिसमें राजनीतिक मामले और राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से और व्यापारिक मामले को निर्देशक मंडल के माध्यम से देखा जाता था। जिस प्रकार द्विशासन की व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया। प्रथम बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिफाय का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंग को चुना गया। बम्बई एवं मद्रास के गवर्नरों से विधायिका संबंधी शक्तियां छीन ली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर केवल प्रशासनिक विधियां रहने दी गई। पहली बार सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का असफल प्रस्ताव किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। आप लोग को अच्छे से पता होगा कि 1854 के मैकाले समिति द्वारा पहली बार सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का सफल प्रयास किया गया था। एक बार सबसे पहली बार 1833 में प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा। 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत गवर्नर को विधायिकी कार्य और प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया गया और गवर्नर जनरल हेतु नई विधान परिषद, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा जाने लगा। सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू की गई मैकाले समिति 1854 के मैकाले समिति के द्वारा। सिविल सेवा को खुली प्रतियोगिता 1854 के मैकाले समिति द्वारा। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। किसके तहत? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब आते हैं ताज का शासन। 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन विक्टोरिया के अधीन ब्रिटिश ताज के रूप में दे दिया गया और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो विलियम बेंटिंग को चुना गया था। अब गवर्नर जनरल के पद को ताज के शासन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय का पद नाम दे दिया गया और प्रथम वायसराय के रूप में कैनिंग को चुना गया, लॉर्ड कैनिंग को चुना गया। नियंत्रक बोर्ड एवं निर्देशक कोर्ट यानी कि जो द्विशासन व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था, वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। द्विशासन की समाप्ति कब की गई? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत के लिए राज सचिव नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सहकार समिति का गठन किया गया। 1861 के भारत शासन अधिनियम। इसके तहत वायसराय की परिषद में 3 सदस्यों को नामांकित किया गया। 1862 में उस समय कैनिंग वायसराय थे, तो इसके तहत 3 को नियुक्त किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सरदिनकर राव। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। बम्बई को पुनः विधायिकी शक्तियां दी गई। विधान परिषदों का गठन किया गया। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत, 1857 में पंजाब। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत शुरू किया गया। अध्यादेश वायसराय के प्रथम बार अध्यादेश जारी करने भी 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत अध्यादेश वायसराय के द्वारा आपातकाल के लिए 6 माही अवधि के लिए किया गया। 1919 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, जिससे 1919 में मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय
के रूप में नियुक्त थे और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्र सरकारी बहुमत या प्रांत गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में चर्चा व अनुपूरक प्रश्न व बजट पर संकल्प का दायरा किया गया। वायसराय व गवर्नर की कार्य परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी 1919 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हुआ। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है इनको। तो मॉन्टेग्यू उस समय सचिव और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। प्रांतीय स्वतंत्रता के तहत केंद्रीय प्रांतीय विषयों का विभाजन कर दिया गया। प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया, जिसमें द्विशासन हस्तांतरित और आरक्षित विषय थी। हस्तांतरित को गवर्नर का शासन, मंत्रियों की सहायता से गवर्नर, और आरक्षित गवर्नर प्लस कार्यकारी परिषद की सहायता से चलता था। आगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की नियुक्ति हुई। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किसके तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद सदस्यों में तीन कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय अनिवार्य था। कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 भारतीय सदस्य अनिवार्य था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय। सीमित मताधिकार, संपत्ति, शिक्षा और कर। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 के तहत इसी के तहत किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य बजट को अलग कर दिया गया। तो केंद्र व राज्य बजट को किसके तहत अलग किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। 10 साल बाद रिपोर्ट दिया गया। सामन आयोग 1927 में सामन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे। सांप्रदायिक चुनाव द्विशासन प्रणाली के पक्ष में मत था। सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम रेमेजो मैकडोनाल्ड थे। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की गई। सांप्रदायिकता का विस्तार दलितों तक करने का प्रयास किया गया। सांप्रदायिक अवार्ड के तहत 1932 में। 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत अखिल भारतीय संघ का विस्तार गठन किया गया, जिसमें विषय था संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। अखिल भारतीय संघ की गठन कब किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसके तहत 3 विषयों पर की गई संघीय सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति व केंद्र में द्विशासन लागू किया गया। प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की गई और केंद्र में प्रथम द्विशासन लागू 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार दलित, मजदूर और महिला के बीच। मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या तक। आरबीआई की स्थापना की गई 1937 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और संघीय न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि 1937 में की गई थी। प्रांतीय स्वतंत्रता की स्थापना हुई और उसके तहत 11 में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था थी। भारत में परिषद की समाप्ति की गई। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो इस प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड सारे फैक्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।